अच्छा जी, IFRS 15 अभी तक हमारी जान नहीं छोड़ रहा। लेकिन इंशाल्लाह आज कल में ये जान हमारी छोड़ देगा, क्योंकि इसके 5 स्टेप्स जो हम लोगों ने डिस्कशन जिनके बारे में करनी थी, उसमें से 4 हम डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले हमने देखा था व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ट्रांजैक्शन प्राइस, एलोकेशन ऑफ प्राइस। ठीक है, अब हमने बात करनी रिकग्निशन की। रिकग्निशन बेटा होती है 2 तरह से। ठीक है, पानी भी ज़रा भिजवा देना। रिकग्निशन होती है बेटा 2 तरह से। या तो रिकग्निशन हो जाए, रिकग्निशन मतलब है कि आपने इसको रेवेन्यू को कब आपने रिकॉर्ड करना है। देखिए बेटा, या तो रिकग्निशन हो जाएगी एट द पॉइंट। एट द पॉइंट का मतलब क्या होता है? एट द पॉइंट का मतलब सिंपल सा ये है कि जैसे ही आप अपना एसेट ट्रांसफ़र करें, जैसे ही अगले बंदे की पोजेशन में वो एसेट आ जाए, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफ़र हो जाए, आप उसी टाइम एक ही दफ़ा क्या कर लें, उसको रिकॉर्ड कर लें। मिसाल के तौर पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट था जनाब ये चेयर्स बेचने का। 50 चेयर्स बेचनी थी मैंने अब्दुल रहमान को। मैंने 50 की 50 चेयर्स जब मैंने सेल आउट कर दी, तो मैं क्या कर लूँगा, मैं उसी टाइम 50 शेयर का रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूँगा। दिस इज कॉल्ड एट द टाइम। ठीक है, एक है ओवर द टाइम। ओवर द टाइम का मतलब होता है कि जिसमें एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है, बल्कि इसमें थ्रू आउट द टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग इसकी करनी पड़ेगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर यही चेयर्स हैं, वही अब्दुल रहमान है, वही सप्लायर है, लेकिन ये चेयर्स पूरा साल मुझे क्या करनी पड़ेगी, मंथली बेस पे इनको सप्लाई करनी पड़ेगी। या मैंने चेयर सप्लाई कर दी, अब मुझे मंथली बेस पे क्या करना पड़ेगा, चेयर्स को मेंटेन करना पड़ेगा, इनकी मेंटेनेंस देखनी पड़ेगी हर महीने के बाद जाके। ठीक है, तो अब पूरे साल के लिए एग्रीमेंट हो गया। तो अब ये 12 महीने का जो एग्रीमेंट है, ये 12 महीने ओवर द टाइम रेवेन्यू क्या हुआ करेगा, रिकॉर्ड होगा। हर महीने बाद रिकॉर्डिंग में कर लिया करूँगा इसकी। गॉट इट? समझ आ गई बात की? तो 2 ही पॉइंट्स हैं, कौन कौन से, ओवर द टाइम और एट द टाइम। ठीक है, अच्छा ज़रा एक दफ़ा हम लोग देख लेते हैं कि जनाब ओवर द टाइम जो है वो कौन सी सिचुएशन ऐसी है जब आपने ओवर द टाइम रिकॉर्ड करना है। कहता है जी ये 3 की 3 कंडीशन, इन तीनों कंडीशन में से अगर कोई एक भी मीट हो जाती है, कोई एक कंडीशन भी फुलफिल हो जाती है, तो आप इसको ओवर द टाइम के ऊपर क्या कर लोगे, रिकॉर्डिंग कर लोगे। सबसे पहली चीज है जनाब आपके पास साइमल्टेनियस बेनिफिट के नाम से। इसका मतलब ये होता है कि जनाब जिस टाइम पे आप परफॉर्मेंस दें, उसी टाइम पे ही अगले बंदे को क्या मिल जाए, उसका बेनिफिट मिल जाए। ठीक है, जिस टाइम पे आप परफॉर्मेंस दें, उसी टाइम पे अगले बंदे को क्या हो जाए, उसका बेनिफिट मिल जाए। मिसाल के तौर पर जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, जैसे जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता जाऊंगा, इसका बेनिफिट आपको साथ साथ मिलता जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात की? अच्छा, सेकंड नंबर पे कहता है जनाब आपके पास entity's performance creates or enhances that asset that the customer controls as the asset is created or enhanced. Entity enhances the asset controlled by कस्टमर। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जनाब जो भी एंटिटी परफॉर्मेंस देगी, उसकी परफॉर्मेंस की वजह से उसके एसेट में इन्हेंसमेंट आएगी, उसके कंट्रोल में क्या आएगी, इन्हेंसमेंट आएगी, उसके एसेट इंक्रीज करेंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक इंटीरियर डिज़ाइनर, अगर वो किसी के घर का, किसी के ऑफिस को डिज़ाइन करने का एग्रीमेंट करता है, तो वो जैसे ही परफॉर्मेंस अपने देगा, उसकी परफॉर्मेंस के बाद उसके घर की हालत चेंज हो जाएगी, उसके घर के जो उसके जो एसेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर? तीसरे नंबर पे जनाब आपके पास आता है
डज नॉट क्रिएट या एंटिटीज परफॉर्मेंस does not create alternative use. Of asset. अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब यह है कि एंटिटी जो भी उसकी परफॉर्मेंस होगी, उसकी परफॉर्मेंस के बाद जो भी वो काम करेगी, जो भी वो एसेट ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेगी, जो भी वो एसेट प्रोवाइड करेगी, वो तमाम की तमाम चीज़ उसका अल्टरनेटिव यूज़ नहीं होगा, उसका इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ कस्टमर ही कर सकता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक मॉडिफाइड मशीन बनाते हैं, मुझे एक एंटिटी ने कहा, जैसे सबसे हम एग्जांपल्स के ले लेते हैं रोल्स रॉयल की। रोल्स रॉयस जो है वो गाड़ी कस्टमर की डिमांड पे बनाती है। कस्टमर को कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स चाहिए, कस्टमर को कौन सा कलर चाहिए, वो सारा कुछ कस्टमर की डिमांड पे बनता है। अब कस्टमर के अलावा कोई दूसरा बंदा उस चीज़ को नहीं बनवा सकता। जो कस्टमर ने कह दिया उसको वो चीज़ वैसी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हकीकत में क्या है जनाब? एंटिटीज परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ एसेट। अब वो उस तरह की चीज़, वो चीज़ जो है वो अपने दूसरे किसी कस्टमर को नहीं बेच सकती, या उस तरह के एसेट जो है वो बना कर नहीं बेच सकते। ओके, तो कहता है जी ये 3 किस्म का क्राइटेरिया है। अगर ये 3 किस्म का क्राइटेरिया में से कोई एक भी मीट हो जाता है तो हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे ओवर द टाइम। गॉट इट? समझ आ गई बात की? अच्छा, जब ओवर द टाइम रिकॉर्डिंग इसकी हो जाए, जब हमें पता चल जाए, सेटिस्फाइड हो जाए कि जनाब ओवर द टाइम हो रहा है काम, तो आपने क्या करना है जी? इसकी रिकॉर्डिंग आपने कब करनी है? जब हम रिकॉर्डिंग की बात करेंगे, आपने इसकी रिकॉर्डिंग कब करनी है? तो कहते हैं जनाब आपने इसको रिकॉर्ड करते हुए सबसे पहले आपने रिकॉग्नाइज करना है रेवेन्यू को। किसको रिकॉग्नाइज करना है? सबसे पहले रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है एज पर कंप्लीशन ऑफ वर्क। इसका मतलब है कि जितना काम आपने कर लिया हो, क्योंकि ओवर द टाइम है। अब ओवर द टाइम का मतलब ये है कि जनाब ये थ्रू आउट द टाइम चलता रहेगा, 2-4 महीने, साल, 2 साल चलता रहेगा। लेकिन जितना आपने काम कर लिया होगा रिपोर्टिंग टाइम पे, उतना आपने क्या करना है, उतना आपने इसको रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेना है जी। इट डिपेंड्स। मिसाल के तौर पर अगर तो आपको पेमेंट सारी की सारी पहले मिल गई है और आप हर महीने की बेस पे, अभी हम डिस्कस करेंगे कि 2 मेथड है, इनपुट मेथड और आउटपुट मेथड। ठीक है, उन 2 मेथड के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि अगर तो हमें इजीली रिकॉग्नाइजेबल है रेवेन्यू, तो हम उसका रेवेन्यू देख लेंगे कि जनाब ठीक है जी, साल के बाद हम देख लेंगे या महीने बाद। लेकिन अगर हमें इजीली रिकॉग्नाइजेबल नहीं है तो फिर हम कॉस्ट को देखा करते हैं कि हमारी अभी तक कितना हमारा खर्चा हो चुका है। ठीक है, तो फिर वो हम जितनी कॉस्ट जितना लगा चुके होंगे उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, बाकी जो है वो भी हम लोग रिसीवेबल्स में डाल दिया करेंगे। ओके, तो नॉर्मली हम इसको लेके जाया करते हैं कंप्लीशन ऑफ वर्क के हिसाब से, कि जितना आप अगर मंथली बेस पे काम कर रहे हैं कोई, तो आप इसको रेवेन्यू को रिकॉर्ड करोगे मंथली बेस पे। ठीक है, लेकिन अगर आप मंथली बेस पे इसको डिवाइड नहीं करते, आप इसको ईयरली बेस पे डिवाइड करते हैं, तो फिर रेवेन्यू को रिकॉर्ड करोगे आप ईयरली बेस पे। ओके, लेकिन करेंगे कैसे? एज पर कंप्लीशन ऑफ वर्क। अच्छा, उसके बाद जनाब आपने अपने वर्क को रीअसेस करना होता है एट रिपोर्टिंग पीरियड। ठीक है जी। अच्छा, उससे पहले आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपने एक चीज़ पढ़ी होगी स्टैंड अलोन प्राइस, याद है ना? उसके बाद स्टैंड अलोन प्राइस और एलोकेटेड प्राइस, याद है कि नहीं याद? तो कहता जी आपने मेथड जो है वो अप्लाई करना है। अप्लाई सिंगल परफॉर्मेंस मेथड या सिंगल मेथड। जो भी आपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए आपने स्टैंड अलोन या एलोकेटेड प्राइस आपने कंसीडर करनी है, या आपने कॉस्ट कंसीडर करनी है। ठीक है, मंथली बेस पे रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है, ईयरली बेस पे रिकॉर्ड करना है, वो आपने सिंगल टाइम मेथड वो आपने अडॉप्ट करना है।
ठीक है, और इसको थ्रू आउट द ईयर आपने इसको क्या करते रहना है, इसको रिकॉर्ड करते रहना है। अप्लाई सिंगल मेथड, ठीक है, और बाद में आपने इसको चेंज नहीं करना। ओके, जिसका मतलब क्या जी, कंसिस्टेंसी ऑफ मेथड। और लास्ट में कहता है जनाब आपने हर साल के एंड पे क्या करना है, रीमेजर करना है कि कितनी रिमेनिंग आपका काम जो है वो कितना रिमेनिंग रह चुका है, आपका जो कंप्लीशन ऑफ वर्क है वो कहाँ तक पहुँच चुका है। फॉर एग्जांपल 70% काम हो गया, 30% आपका रह चुका है, 30% आप उसको पेंडिंग में डाल देंगे, ठीक है, 30% आप उसको अपनी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में डाल देंगे अगर पैसे मिल चुके हैं। अगर उसके पैसे नहीं मिले तो आप उसको रिसीवेबल में डाल देंगे, ठीक है। रीअसेस या रीमेजर, जो वर्ड लिखा वही लिख देते हैं, रीमेजर द वर्क एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। हाँ जी, ओके, ये काम जनाब आपने करने हैं। अगर आपको लगता है कि ओवर द टाइम पे जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो चुकी हैं, इन तीनों में से कोई एक काम भी सेटिस्फाई हो चुका है, आपने सिंपली क्या करना है, इसको रिकॉर्ड कर लेना। रिकग्नाइज करेंगे रेवेन्यू को कंप्लीशन ऑफ वर्क के हिसाब से, जितना भी टाइम आपने 2 महीने का टाइम था, 6 महीने का टाइम था, या आपके पास कोई 1 साल का टाइम था, पूरे का पूरा साल आपके पास अवेलेबल था और आपने इसको पूरे साल के ऊपर आपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आप सिंपली क्या करोगे, रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लो। अब जो मेथड आपने अप्लाई करना है स्टैंड अलोन प्राइस के हिसाब से, एलोकेटेड प्राइस के हिसाब से या कॉस्ट के हिसाब से, जो भी मेथड आपने अप्लाई करना है वो मेथड आप क्या करोगे, इसको सिंगल मेथड, हर परफॉर्मेंस के ऊपर सिंगल मेथड क्या करोगे, इसके ऊपर अप्लाई करोगे और इसको कंसिस्टेंटली क्या करोगे, इस मेथड को यूज़ करते रहोगे। और रिपोर्टिंग एंड पे आपने क्या करना जी, रीमेजर करना है अपने वर्कों का, कितना काम आपका पेंडिंग है और कितना काम आप कर चुके हैं। गॉट इट। इसी तरह से हम एक पास्ट पेपर सॉल्व करते हैं। स्प्रिंग 2018 का पेपर है मेरे पास, दैट इज पेज नंबर 188, एग्जाम्पल नंबर 26। आपकी बुक की एग्जाम्पल है, लेकिन ये स्प्रिंग 2018 का क्वेश्चन है। ये हकीकत में इसके 2 पार्ट्स थे। पार्ट 1 था कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या चीज़ है और उसके कुछ 6 एग्जाम्पल्स दें, ये पार्ट 1 था। और पार्ट 1 8 नंबर के लिए था कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, गिव्स 6 एग्जांपल्स। तो वो जो हमने पढ़ा था ना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, कि जनाब आप जो भी काम करते हैं, जो भी आपने कुछ करना होता है, मकसद जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट करने का होता है, वो आपके पास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होता है। उसकी 6 एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी कि जनाब अगर मैन्युफैक्चरर अपने कंज्यूमर के लिए कोई चीज़ बना दे, ठीक है, या आप कस्टमर को सपोर्ट करने के लिए आप कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे दें, वो सारा कुछ, वो 6 जो 10-12 एग्जांपल्स हमने पढ़ी थी, उनमें से उसने 6 एग्जांपल्स आपसे पूछी हुई थी। एनीवेज ये 4 नंबर के लिए जनाब उसने एक चीज़ पूछी थी, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, जैसे उसने एंट्री आपसे पूछी है एक, देखिए ज़रा क्या कह रहा है जी। ऑन 1 अक्टूबर 2017 गैलेक्सी टेलीकम्युनिकेशंस एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ बैंक फॉर सप्लाइंग 20 phones to the bank staff with unlimited use of mobile network for 1 year। कितने जनाब, 20 स्मार्टफोन्स मिलेंगे और विद अनलिमिटेड मोबाइल नेटवर्क, कितने साल के लिए, 1 साल के लिए। फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस per smartphone is 34,650 and the price is payable in the full within 10 days from the date of contract। और सारी की सारी पेमेंट कब करनी है जी, 10 दिन के बाद, जैसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे उसके 10 दिन के बाद। अच्छा जी, इसके बाद फिर भाई साहब फरमाते हैं जी, एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट द फोन्स विल नॉट बी रिटर्न्ड टू जीटी। और एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ़ोन जो है वो गैलेक्सी टेलीकम्युनिकेशन को वापस नहीं मिलेंगे, मतलब ये एसेट जो है वो ट्रांसफ़र हो चुका होगा, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स जो है वो ट्रांसफ़र हो चुके होंगे। द एंटायर अमाउंट रिसीव्ड एज पर कॉन्ट्रैक्ट वॉज क्रिएटेड बाय जीटी टू एडवांस फ्रॉम कस्टमर अकाउंट। और जो भी उसको पैसे मिले हैं वो उसने उसको क्या कहा है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर का नाम दिया है जी। द स्मार्टफोन्स वर डिलीवर्ड ऑन 1 नवंबर 2017। कब डिलीवर किए गए,
1 नवंबर 2017 को। इसका मतलब ये हुआ कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कब कंप्लीट हुई मेरी? 1 नवंबर 2017 को। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट होने का क्या मतलब था कि जनाब जब परफॉर्मेंस के बाद मुझे दोबारा वापस कोई परफॉर्मेंस नहीं देनी पड़ेगी। अच्छा जी, इसके बाद कहता है जी इफ़ सोल्ड सेपरेटली GT चार्जेस 18,000 फॉर द स्मार्टफोन एंड मंथली फ़ी ऑफ 1800 फॉर अनलिमिटेड यूज़ ऑफ मोबाइल नेटवर्क। तो 18,000 का एक मोबाइल मिलता है और 1800 का नेटवर्क मिलता है अनलिमिटेड मंथली, ठीक है। अब ये स्टैंड अलोन प्राइसेस हैं उनकी। ऊपर जो उसने दिया है कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस 34,650 रुपये, वो 20 स्मार्टफोन्स की उनकी जो है वो उसने बताया हुआ है कि जनाब ये उसकी 34,650 उसने बता दिया कि जनाब ये उनकी क्या है उसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है। इस कॉन्ट्रैक्ट में कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस है जी? हाँ जी, 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कौन कौन सी? एक तो स्मार्टफोन देना और दूसरा ऊपर से मोबाइल नेटवर्क देना। अब स्मार्टफोन के अलग से प्राइसेस है 18,000 और डाटा के अलग से जनाब प्राइसेस है 1800 पर मंथ है जनाब, ठीक है। अच्छा, 18,000 जब मोबाइल ट्रांसफ़र करेगा तो ये इस 18,000 को वो एट द टाइम कंसीडर करेगा या फिर वो इस 18,000 को ओवर द टाइम कंसीडर करेगा? जी, मोबाइल जब दे देगा तो उसका काम ख़त्म, कहानी ख़त्म। लेकिन जो मोबाइल नेटवर्क है उसको क्या करेगा? एट द टाइम या ओवर द टाइम? ओवर द टाइम, क्योंकि उसने पूरे साल तक ये सर्विसेज देनी है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिक्वायरमेंट देख लेते हैं जी। प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्री फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017 इन अकॉर्डेंस विद IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। देखिए बेटा, अच्छा आपको एक मजे की बात बताऊं, एसेट क्या होता है कोई बताएगा आप में से? एसेट क्या चीज़ है? सिंपल सी डेफिनेशन है, बचपन में पढ़ी थी ITA के अंदर। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट में हम तकरीबन कौन सा टाइम लेते थे? मोर देन 1 ईयर। अगर हम कहते थे कि जनाब कोई एक चीज़ का बेनिफिट हमें एक अगले सिर्फ चंद मिनटों के लिए है, तो क्या हम उसको एसेट मानते थे? जैसे स्टेशनरी है उसको हम लोग एक्सपेंस माना करते थे, ऐसे ही है ना। जिसका बेनिफिट हमें विद इन 1 ईयर मिल जाए हम उसको क्या मानते थे कि ये एसेट नहीं है, ये क्या है? एक्सपेंस है। विद इन 1 ईयर का क्या मतलब है कि सिर्फ चंद महीनों के लिए, 2-4 महीनों के लिए जिसका हमें फ़ायदा मिल जाए। एसेट हमेशा कौन सी चीज़ होती है? जिसका फ्यूचर बेनिफिट, फ्यूचर बेनिफिट का क्या मतलब है जी? करंट एसेट का मतलब क्या होता है? जो अगले 1 साल के लिए चले। करंट एसेट का मतलब क्या है? एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, जो अगले 1 साल के लिए चले। नॉन करंट क्या है? जो 1 से ज़्यादा अरसे के लिए चले, ठीक है। तो एसेट की डेफिनेशन, क्योंकि जिसने तो पूरे साल में कंज्यूम हो गया, साल के एंड में बचा ही कुछ नहीं जिसका बेनिफिट, तो वो कहाँ से एसेट में आया भाई? वो तो एक्सपेंस आउट कर दिया जाता है, ऐसे ही है ना। लेकिन IFRS 15 नई लॉजिक लेके आया, कहता है जी आपको बेनिफिट किसी चीज़ का बेशक 1 सेकंड के लिए भी क्यों ना मिले, वो आपके लिए एसेट है। ये IFRS 15 कह रहा है, भाई मैं नहीं कह रहा। मैं एक दफ़ा पढ़ देता हूँ, कहता है जी ये इसी पेज पे 188 के ऊपर ज़रा पढ़िए। एन एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज रेवेन्यू व्हेन और एज द एंटिटी सेटिस्फाइज अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन बाय ट्रांसफरिंग अ प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज इन एक्सप्लेनेशन एन एसेट टू द कस्टमर। गुड्स एंड सर्विसेज आर एसेट even if only momentarily when they are received and used, as in the case of many services। गुड्स एंड सर्विसेज क्या है जनाब? वो कहते हैं एसेट है, बेशक वो 1 लम्हे के लिए भी इस्तेमाल क्यों ना किए जाएं। समझ रहे बात को? तो IFRS 15 की बात सिर्फ इसकी हद तक है, इसकी हद तक रहना है, ठीक है। इसको एसेट की डेफिनेशन नहीं मान लेना। IFRS 15 कहता है कि एसेट है, तो हम कहते हैं भाई भाड़ में जाओ, एसेट है, हमें क्या लगे, हमारी जान छोड़ो, तुम जान नहीं छोड़ रहे हमारी, ठीक है। तो अब कहते हैं जनाब आपने ये क्वेश्चन पढ़ा गैलेक्सी टेलीकम्युनिकेशन का, अब जरा आपने इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास कर रही है। अब एडजस्टिंग एंट्री पास करने के लिए, अच्छा उसने सारी एंट्रीज की बात नहीं की, उसने किसकी बात की है? एडजस्टिंग एंट्री किसने बात की है? अच्छा लेट्स सपोज अगर सारी एंट्रीज की बात करता
तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एंट्री क्या पास करता, मैं सबसे पहले जनाब 1/11/2017 को मैं एंट्री पास करता, कैश डेबिट करता, और उसने कहा जी जो भी उसको पैसे मिल रहे हैं वो सारा कुछ क्या लिख रहा है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो है वो मैं क्या करता, क्रेडिट करता। अब कितना एडवांस फ्रॉम कस्टमर मिला, उसने कहा जनाब 34,650 पर यूनिट के हिसाब से उसकी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बताई गई है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 20 यूनिट के साथ, तो कितने पैसे आएंगे, $693,000। तो इतना जनाब इसको मैं लिख लेता। अच्छा, अब जैसे जैसे मुझे पैसे मिलते जाएंगे वैसे वैसे मैं क्या करता जाऊंगा, इसकी रिकॉर्डिंग करता जाऊंगा। कैसे रिकॉर्डिंग करूंगा, एडवांस फ्रॉम कस्टमर को डेबिट करता जाऊंगा और रेवेन्यू को क्या करता जाऊंगा, क्रेडिट करता जाऊंगा। अच्छा, अब उसने मेरे से मांगी है जी, नहीं ये उसने टोटल बताया ना कि उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है टेली कम्युनिकेशन के साथ, जीटी के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है। उसने सिंपल सा कहा जी मेरे कस्टमर को, मेरे स्टाफ मेंबर्स को आपने स्मार्टफोन देने हैं और अनलिमिटेड डाटा देना है आपने, और उसकी कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस कितनी है 34,650। ठीक है, उसने डिलीवर कर दी है, जैसे उसने डिलीवर किया परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन कंप्लीट हुई। अच्छा, अब इसमें से हमें जो कैश रिकॉर्ड हमने करना है वो कितना करना है, जो हमें कैश मिला और एडवांस फ्रॉम कस्टमर की तरफ हम लोग लेके आएंगे। अच्छा, अब जैसे जैसे मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा, अब रेवेन्यू मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा, एक रेवेन्यू होगा एट द टाइम जो कि स्मार्टफोन वाला होगा, एक होगा ओवर द टाइम मोबाइल फ़ोन वाला। तो रेवेन्यू के दो हिस्से बनेंगे, एट द टाइम वाला स्मार्टफोन और ओवर द टाइम वाला मोबाइल नेटवर्क वाला। ठीक है, अब वो चेंज होता रहेगा, एडवांस फॉर कस्टमर डेबिट होता रहेगा और वो सिर्फ उतनी अमाउंट हर महीने क्या होती रहेगी, क्रेडिट होती रहेगी। ठीक है, अभी तो ये वो एंट्री है जिसकी तो उसने पूछा ही नहीं था, ये तो मैंने खुद से पास किया एंट्री। ठीक है, उसने पूछा क्या, एडजस्टिंग एंट्री। अब एडजस्टिंग का मतलब होता है कि जनाब आपने बताना है कि रेवेन्यू की बाइफरकेशन करके आपने दिखानी है उनको। ठीक है, उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी ये है कि मैं बता सकूं कि जनाब कौन कौन सी प्राइस पे मुझे अपने रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। देखिए, अब अगर तो एक ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन होती तो फिर तो मसला ही नहीं था, फिर तो मैं सिंपली क्या करता, उसी प्राइस को मैं इसके हिसाब से एडजस्ट कर लेता। अब यहाँ पे मसला ये है कि मेरे पास परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक से ज़्यादा हैं और हर एक की स्टैंड अलोन प्राइस गिवन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे अब इन चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रोडक्ट्स या परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, और यहाँ पे आ जाएगी स्टैंड अलोन प्राइस, और यहाँ पे आ जाएगी एलोकेटेड प्राइस। एक है स्मार्टफोन और एक है मेरे पास मोबाइल नेटवर्क। अच्छा जी, स्मार्टफोन जो है वो कितने का है जी बिकता है, और ये कितने का निकलता है जनाब, 1800 मंथली फी है जी इनकी। तो हमारे पास देखिए कब से कब तक है, 31 दिसंबर तक है, तो 2 महीनों का हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। ठीक है, तो 1800 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया जी ये, ये अब इसको एक दफ़ा इसको 12 से मल्टीप्लाई करवाएं, 12 से इसको मल्टीप्लाई करवाएं। अब जब रेवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे फिर करेंगे, सॉरी 21600 जी। अच्छा जी, दोनों को अब ज़रा ऐड कर दीजिए, मोबाइल नेटवर्क यहाँ पे लिख देता हूँ 1800 मल्टीप्लाइड बाय 12 जी, 39600 जनाब, ये 39,600 बनता है। और हमने जो एलोकेट करना है वो कितना करना है जी, 34,650 34,650 को हमने एलोकेट करना है जी। स्टैंड अलोन प्राइस उनकी कितनी बनती है ये गिवन है। ठीक है,
लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में जाहिर बात है डिस्काउंट दिया गया है, तो हमें डिस्काउंट को भी क्या करना है, एलोकेट करना है। किस तरह से एलोकेट करेंगे जनाब, जैसे हमने पढ़ा था, जैसे हम रेशियो प्रोपोर्शन किया करते हैं। कैसे किया करते थे, 18,000 डिवाइडेड बाय 39600 मल्टीप्लाई कर देंगे 34650 से। जी बेटा कितने पैसे बन गई है, 15750 जी। उसके बाद जनाब इसी तरह से 21600 डिवाइडेड बाय 39600 मल्टीप्लाइड बाय 34650, 18,900। ओके अच्छा, अब ये हमारे पास स्टैंड अलोन प्राइस आ गई, ये तो आएगा ओवर द टाइम। अब यहाँ पे मैं एडजस्टिंग एंट्री पास करने लगा हूँ, जिसका उसने मेरे से पूछा था। अब एडजस्टिंग एंट्री, अब क्योंकि रेवेन्यू तो रिकॉर्डिंग मैंने कर ली होगी यहाँ पे, अब एडजस्टिंग एंट्री मैं कब पास करता हूँ, रिपोर्टिंग एंड पे। ठीक है जी, 31 दिसंबर पे। दिसंबर पे जनाब एंट्री मेरी कुछ इस तरह से पास होगी कि एडवांस फ्रॉम कस्टमर को मैं क्या करूंगा, डेबिट करूंगा। दो चीजों को मैंने क्रेडिट करना है, रेवेन्यू, कौन सा रेवेन्यू, स्मार्टफोन का, ये क्या होगा एट द टाइम। दूसरी चीज है जनाब रेवेन्यू, कौन सा रेवेन्यू, नेटवर्क का, ये क्या होगा ओवर द टाइम होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ही दफा सारे के सारे पैसे आ जाएंगे, और ये क्या होगा, ये नवंबर के महीने में स्टार्ट में था, नवंबर और दिसंबर 2 महीनों का आएगा। अच्छा अब देखो बेटा, स्मार्टफोन एक कितने का निकला हमारे पास, 15,750 का। तो कितने सेट्स बेचने हमने, 20। तो मल्टीप्लाई करवा दीजिए 15,750 जी, 315,000 जी। इधर आ जाइए, ये हमारे पास है पूरे साल का 18,900, ठीक है, एक सेट के लिए। मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, और मल्टीप्लाई क्योंकि हमारे पास रिपोर्टिंग पीरियड दिसंबर 31 है, नवंबर में ये स्टार्ट हुआ था, तो 2/12 जी, 63,000। क्योंकि 20 यूनिट्स है ना, उसने कहा जी 20 मोबाइल फ़ोन सेट्स आपने बेचने हैं, तो जितने मोबाइल फ़ोन होंगे उतने नेटवर्क भी तो चाहिए होंगे। ठीक है जी, अब इन दोनों को ऐड कर लें, कितना रेवेन्यू जनाब हमारे पास हमने अभी तक रिकॉर्ड कर लिया, 3,78,000, 378,000। अब हमारा एडवांस फ्रॉम कस्टमर जो होगा वो 378,000 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि डेबिट हो जाएगा, और हमारा रेवेन्यू क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ओके और अगर आप अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन देखना चाहें तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर कितना था, 693,000, हमारा कितना कम हो चुका है, 378,000। जरा दोनों का डिफरेंस लें, कितना बनता है, 693,000 माइनस 378,000, 31,000। अच्छा अब ज़रा ये जो 2 महीने का तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लिया, अब ज़रा 12 महीने का इनका निकाल के देखिए जी, 18,900 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय 10/12 जो रिमेनिंग है, ठीक है। तो हकीकत में वही अमाउंट रिमेनिंग होगी जो अमाउंट अभी हमने क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी है। गॉट इट? यहां तक मसले मसाइल, यहां तक की प्रॉब्लम ऑल ओके जी। अच्छा जनाब, अब ज़रा हम लोग थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। जब मैंने आपसे कहा था कि